आईयूएस, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन दिखने में आपको लग रहा है कि भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में रेड डाटा बुक का क्वेश्चन है, जैव विविधता का क्वेश्चन लग रहा है। कौन सा? जैव विविधता। लेकिन अभी आपका क्या है कि जो संकटग्रस्त जीवों का दिवस था, संकटग्रस्त जीवों का क्या है? दिवस। तो उस दिवस के परिप्रेक्ष्य में जैव संकटग्रस्त जो प्राणी है वो, मतलब उसकी सारी लिस्ट आई, तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बताया, एक मिनट आप देखिएगा भाई, जैसे पहला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी एक तो आपका यही क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आइए RS में भी आया हुआ है कि IUCN, इसमें लिखूंगा कैसे, IUCN अगली बार इसकी PPT बना करके हर चीज की। देखिए, अब देखिए IUCN को एक बार देखिएगा। अब देखिए IUCN, पहले पूरा क्वेश्चन पूछता IUCN, समझ गए? तो RS में जैसे पूरा नाम भी आया हुआ है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब इसका मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड। ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड। ग्लैंड कहां पर हो गया? स्विट्जरलैंड। तो इसका मुख्यालय हो गया ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में कितनी चीजें निकल रही है। इसके अनुसार भारतीय जो पक्षी हैं उनमें सबसे अधिक संकटग्रस्त जाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है। तो ये संकटग्रस्त प्रजाति को अपन रेड डाटा बुक बोलते हैं। कौन सी? रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक वाला क्वेश्चन भी जैसे RS में आया हुआ है, रेड डाटा बुक वाला कंसेप्ट आ गया। अब रेड डाटा बुक में सबसे ज्यादा जो अधिक संकटग्रस्त है वो हिमालयन बटेर है। हिमालयन बटेर, ये लो, कौन सा आ गया? हिमालयन बटेर। अब एक क्वेश्चन में सारी चीजें आ रही है। अब हम बात करें तो हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा है? गोडाउन। भाई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा हो गया? गोडाउन। अब राजस्थान हो गया, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में गोडाउन है। अब गोडाउन को ही सोनचरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोनचरिया। चिड़िया टूकदार भी बोलते हैं, चिड़िया टूकदार भी बोलते हैं, शर्मिला पक्षी भी बोलते हैं, शर्मिला एवं भारी पक्षी भी बोलते हैं, और इसी को हुकना भी बोलते हैं। और ये हमारा राज्य पक्षी है, और राज्य पक्षी है, और इसका अभ्यारण्य आपका रेड, मतलब इंडियन बस्टर्ड का अभ्यारण्य कहां पर हो गया? जैसलमेर। कहां पर हो गया? जैसलमेर। तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। दिखने में ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का था, लेकिन व्यवहारिक रूप में बोले तो इतनी बातें आती। अब मैं फिर बोल रहा हूं, देखो, अगर आप IUCN की बात करते हो, किसकी बात करते हो? IUCN की। तो IUCN की बात करते हो तो ये इंटरनेशनल हो गया। कौन सा हो गया? इंटरनेशनल। अब कई स्टूडेंट कह रहे इंटरनेशनल क्या होता है? तो इंटरनेशनल, यही इंटरनेशनल है, और क्या होता है? IUCN की बात करते हो तो इंटरनेशनल हो गया। कि IUCN का मुख्यालय कहां पर है? तो ग्लैंड आपका कहां पर हो गया? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। IUCN क्या करता है? तो रेड डाटा बुक। तो नॉर्मली वे में क्वेश्चन आता है, रेड डाटा बुक में किसको शामिल करते हैं? तो संकटग्रस्त पक्षियों या जो भी प्राणियों को करते हैं, प्रजातियों को करते हैं। फिर हम तीसरी बात बोलते हैं कि रेड डाटा बुक में इंडिया में सबसे ज्यादा संकटग्रस्त कौन सा है? तो हिमालयन बटेर है, हिमालयन बटेर। और हमारे यहाँ पे कौन है? सोनचरिया यानी गोडावण। सोनचरिया यानी गोडावण। अब सोनचरिया गोडावण को चिड़िया तुकदार भी बोलते हैं, शर्मिला और भारी पक्षी भी बोलते हैं, हुकना भी बोलते हैं। और ये कहां पर, इसका अभ्यारण्य कहां पर है? जैसलमेर है। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। राजस्थान का क्या है? राज्य पक्षी। समझ गए? अब इसी कड़ी को और आगे घुमाएं तो संगाई हिरण है, वो मणिपुर का राज्य पक्षी है। मणिपुर का राज्य पक्षी कौन सा हो गया? संगाई हिरण। संगाई हिरण। ये लो, ओवरऑल आपका क्वेश्चन हो गया। इतनी चीजें क्वेश्चन दिखने में किसका हुआ? बोलो। अब मैं आपको करंट की एक परिभाषा, जो अभी मैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताना चाह रहा था, उसकी बता रहा हूं। अब करंट की परिभाषा क्या होता है? एक्चुअली ज्योग्राफी आपको थोड़ी बहुत आती है तो उस पर ही क्या टिकेगा करंट।
मैंने क्या बोला अखबार में, क्या आया कि संकटग्रस्त प्रजाति दिवस कब है, समझ गए क्या दिवस, तो संकटग्रस्त प्रजाति दिवस था ना, उस दिन सारे संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात आई थी। तो था तो कौन सा करंट, लेकिन पूछ लिया किसमें, इस वजह का। ये लो आगे देखे, तो ये पहला क्वेश्चन। आगे दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें दूसरे में देखिएगा आपको, अब ये क्वेश्चन दिया, अब ये आपको बकायदा दिख रहा है, बकायदा कौन सा, कि ढाक प्लास परसा टेशु केशु। अब तुम कहोगे ये क्यों पूछा, अब ये बसंत ऋतु चल रही है, बसंत ऋतु चल रही है, इस दौरान आपका अखबार में खूब आता है। और हमारा एक क्वेश्चन तो दिख रहा है किसका, ज्योग्राफी का, बल्कि है क्वेश्चन किसका, करंट में। देखिए ढाक का ही नाम है प्लास, उसी का नाम है परसा, इसी का नाम है टेशु, इसी का नाम है केशु। समझ गए क्या मेरी बात को, एक ही चीज का नाम है सारा। जैसे हमारे गोडावण का नाम हमने अलग अलग बताया था, उसी प्रकार से इसके नाम है, ठीक है। अब हमने बोला जिसे जंगल की क्या बोलते हैं, ज्वाला, और जंगल की क्या बोलते हैं, जोरा, कि मतलब ये जंगल में ऐसे लगता है ये पेड़ जैसे आग लगी हुई है, समझ गए। अब पेपर में खूब कहा गया है, इससे बसंत ऋतु से संबंध रखता है, किसमें संबंध रखता है, बसंत, बसंत ऋतु का ये मतलब पौधा हो गया। नदी घाटी क्षेत्र, सुन लो अब क्वेश्चन क्या है, जहां जहां नदियों का बेल्ट है ना, वहां वहां ये पौधा मिलता है, पेड़ मिलता है। नदी घाटी क्षेत्र समझ के क्या, नदी का जो बेल्ट होता है ना, उसमें ये आपको दूर तक दिखाई देता है, जिसमें ऐसे लगता है कि भाई जंगल में आग लग रही है। और ये झारखंड का, चंडीगढ़ का और उत्तर प्रदेश का राज्य फूल है, तीनों का क्या है, राज्य फूल। तो उपयुक्त सभी है सही, कौन सा सही हो गया बोलो, उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी आपका इसका सही हो गया, यह आपका क्वेश्चन है। अब देखो कितना गजब क्वेश्चन है, दिखने में तुम्हारी ज्योग्राफी है। अब एक डे रूटीन का करंट है, हम केवल करंट किसको मानते हैं, करंट हम तो खाली पुरस्कार को और इसको करंट मानते हैं, पुरस्कार करंट नहीं है। अब मैं आपको बोलूं तो करंट, करंट के माध्यम से तुम्हारी पूरी की पूरी सिलेबस तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, यह आपका हो गया। आगे है, आगे जो बात है देखिएगा, ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति कौन से दिन को कहा जाता है, ग्रीष्म संक्रांति कौन से दिन को कहा जाता है, समझ गए। अब ग्रीष्म संक्रांति, संक्रांति का मतलब क्या है बोलो, अरे इसको तो बेटा थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। ग्रीष्म संक्रांति किस दिन को कहा जाता है, समझ गए। अब संक्रांति का मतलब क्या है, वापस अपन बात करें तो जब सूर्य लंबवत चमकता है वो कौन सा हो गया, सूर्य से जुड़ा हुआ कौन है, संक्रांति, सूर्य से जुड़ा हुआ कौन है, संक्रांति है, बिल्कुल क्लियर है। अब सूर्य से जुड़ा हुआ, जब सूर्य आपका दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन, अरे समझ गए क्या, दक्षिणायन होता है तब तो 14 जनवरी को संक्रांत आती है। अरे दक्षिणायन, दक्षिण में सूर्य होता है तब 14 जनवरी को क्या आती है, संक्रांत, समझ गए, दक्षिण में होता है। अब वो दक्षिण में सूर्य होता है तो हमसे दूर होता है, दूर होता है, मकर पे होता है ना वो, जब वो मकर रेखा पर सूर्य होता है तो हमारे, हम कहां पर हैं बोलो, ये मध्य रेखा, ये नीचे कौन सी रेखा हो गई, मकर। हम बेसिकली कहां पर है, करक पर, कहां पर है, करक, तो हमारे से वो मकर पर है। एक बार लिख मत भाई, समझ इसको चीज को, अरे टेस्ट तो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, आगे वाला एपिसोड देख। अब मैंने क्या बोला, करक, हम कहां पर हैं, करक पर, और वो कहां पर था, मकर पर। तो मकर संक्रांति पर सूर्य मकर पर था, तो मकर पर था, इसलिए हमारे सर्दी पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी, सर्दी। अब ये करक पर लंबवत चमक रहा है, करक पर क्या चमक रहा है, लंबवत। अब करक पर कब लंबवत चमक रहा है, 21 जून को। तो 21 जून को सबसे बड़ा, ये बीच में भूमध्य बड़ा दिन हो गया, हमारे ऊपर ही चमक रहा है तो बड़ा दिन हो गया। इस दिन सारी गर्मी होगी और ये ऑटोमेटिक हमारी कौन सी, ग्रीष्म संक्रांति। अब लो सब करंट है, आ गया, वापस बोल रहा हूं, सूर्य ये भूमध्य रेखा है, ऊपर कौन सी रेखा, करक, ये कौन सी है, मकर,
14 जनवरी को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, तो मकर रेखा पर चमकता है तो सौभाग्य बात है, हमारे से दूर रहता है, दूर रहता तो यहाँ पे सर्दी पड़ती है, समझ गए। और अब 21 जून को सूर्य हमारे कौन सा कर्क रेखा पर चमकेगा, तो हमारे सिर पर ही चमकेगा, तो सिर पर चमकेगा तो यहाँ पे गर्मी क्या होगी, ज्यादा, और गर्मी के साथ साथ दिन क्या होगा, बड़ा। दिन क्या होगा, बड़ा। तो ये दिन बड़ा दिन हो गया, बड़ा दिन होगा, ये दिन कौन सा हो गया, छोटा। इस दिन क्या होगा, छोटा, क्योंकि सूर्य हमसे दूर है तो सौभाग्य से दिन जल्दी छिप जाएगा, जल्दी उगेगा, देर से उगेगा, तो कौन सा होगा, छोटा दिन। और यहाँ पे कौन सा होगा, बड़ा दिन। और 21 जून को हम हमारा कौन सा योग दिवस भी बोलते हैं। कौन सा दिवस है, योग। तो दे लो, क्वेश्चन हो गए। मैथमेटिक्स है, जीके। जीके को जैसे आप पढ़ते हो वैसे नहीं है। हो गया। अगली बात आइए, अगली बात है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दुनिया में नई मुद्रा जिंग आई है। नई मुद्रा कौन सी आई है, जिंग। हाल ही में दुनिया में नई मुद्रा आई है, जिंग। कौन सी, जिंग। अब नई मुद्रा आई है। अब ये जिंग मुद्रा है, ये बेसिकली कहां पर आई है, तो ये जिम्बाब्वे की नई मुद्रा आई है। जिम्बाब्वे में अभी नई मुद्रा का आगमन हुआ। दुनिया की नई मुद्रा कहां पर आई है, जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे की मुद्रा का नाम क्या रखा है, जिंग। समझ गए। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है, जनरल क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। जिम्बाब्वे का पुराना नाम है रोडेशिया। जिम्बाब्वे का, तुम्हें मेरा कहने मतलब मैंने अभी भी बताया, वो कोई गलत बात नहीं बताई। स्टूडेंट है ना, अभी जैसे करके कर लेते हो, राजस्थान में लग रहे हैं, उनको वही जीत के आता है बस। वो जो घूम फिर के उसी पे वो बार बार पढ़ते रहते हैं, अपने आप में खुश होते रहते हैं कि मेरे बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं। मतलब स्टूडेंटों की हालत सबकी जानता हूं मैं, बार बार राजस्थान वाले पे जाकर के 5 साल बाद में भी वही हालत, 10 साल बाद में, और खुश होता रहता है। तो सबका ही सही है, वो तो सबको ही आता है वो तो। और बात क्या है कि चल रही है, आ गया समझ में, तो बिल्कुल हो गया। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा कौन सी होगी, जो जिंग अभी हाल ही में आया। और जिम्बाब्वे ने, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, तो उन्होंने मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा शुरू करी है। क्या क्या बोल रहा है वो अलग चीज होती है। मुद्रा नई मुद्रा लाए वो, समझ गए। ये आपका रोडेशिया इसका पुराना नाम है। आगे देखिए, अगली बात है वन्य जीव विज्ञानी। कौन सा, वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है, बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड, यानी ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर। क्या बोलते हैं, ग्रीन ऑस्कर। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म का पुरस्कार कौन सा है, ऑस्कर है, उसी प्रकार से पर्यावरण का पुरस्कार कौन सा, ग्रीन ऑस्कर। ये अब ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया किसको, पूर्णिमा को। किसको, पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध बताइए कहां से है, तो इनका संबंध असम से है। ऑस्कर फिल्म है, फिल्म का पुरस्कार है, फिल्म का है। और ग्रीन ऑस्कर लग गया तो पर्यावरण का सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर्यावरण का। ग्रीन ऑस्कर किसका है, पर्यावरण का। ऑस्कर तो किसका हो गया, फिल्म का। एक बात दोस्तों आपको जरूर जानना है, जो स्टूडेंट है उनको वो घमंड वाली बात मैं इसलिए बता रहा था कि एक्चुअली घमंड इस चीज का है कि वो आता कुछ नहीं है। मतलब एक्चुअली हमें क्या, बहुत सी चीजों को पढ़ोगे, हमें जो साल भर वाली बात बताई आपको, वो इसलिए बताई कि बहुत सी चीजों को पढ़ोगे तो जानोगे, तब पता चलेगा ना चीजों का, तभी तो पढ़ पाएगा वो। अबे तुम लोगों ने राजस्थान के खूब मन से लग गए, तो राजस्थान को जानते हो तब लग गए ना उसके। तो मैंने क्या कहा, अधिकतर फोकस किस पर है, राजस्थान पर। तो राजस्थान को जानता है इसलिए वो ज्यादा पढ़ रहा है, और जब नहीं जानता तो वो चीजों को नहीं पढ़ रहा। तो ऑस्कर फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रीन ऑस्कर किसका है, पर्यावरण का। किसका, पर्यावरण।
अब हम राजस्थान में रहते हैं, कहां पर रहते हैं? राजस्थान। राजस्थान में ग्रीन ऑस्कर किसी को मिला हुआ है क्या? राजस्थान के किसी व्यक्ति को ग्रीन ऑस्कर मिला हुआ है? बंकर रॉय को। अरुणा राय के पति हैं, जो बेयरफुट कॉलेज सामाजिक उस पर काम करते हैं तिलोनिया में। कहां पर है? तिलोनिया। तिलोनिया कहां पर है? अजमेर। यहां पर काम कर रहे हैं सोशल वर्क का, और यहीं पर तिलोनिया में SWRC भी है। ये लो, SWRC का मतलब है सोशल वर्क रिसर्च सेंटर। सोशल वर्क रिसर्च सेंटर है वहां पे, सोशल वर्क रिसर्च सेंटर। और ये कहां पर? तिलोनिया। यहीं पर बेयरफुट कॉलेज है, जो कौन चलाते हैं? बंकर रॉय। कौन है? बंकर रॉय। बंकर रॉय अरुणा राय के पति हैं, जो बेसिकली आपका सोशल वर्क पे काम करते हैं। इनको भी मिला हुआ है। ये लो, ये टोटल आपकी बात आ गई। आगे चलिए। हाल ही में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर, हाल ही में तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, तो बोलो भाई। ग्रैंड मास्टर बनी है तो वैशाली रमेश बाबू बनी है। वैशाली रमेश बाबू। अब इसमें ऑटोमेटिक तीनों बात आ जाएगी। पहली कोनेरो हम्पी है, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली है, द्रोणावल्ली, और तीसरी कौन सी है? वैशाली रमेश बाबू। तीसरी कौन सी है? वैशाली रमेश बाबू है। समझ गए क्या? तो वैशाली रमेश बाबू तीनों की। अब आपको बता ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? बोलो। तो ग्रैंड मास्टर का संबंध है शतरंज से। एक मिनट सुन, वो इनको वो लिस्ट बना करके आंसर वाली अभी दे देना अभी। ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? बोलो। शतरंज से। अब शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? पहला तो विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद था, और विश्वनाथन आनंद पहला ग्रैंड मास्टर था। फिर हम कहां पर रहते हैं? राजस्थान। अरे कहां पर रहते हैं? राजस्थान। तो राजस्थान का कौन था? अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता। ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा था कौन हो गया? बोलो। ग्रैंड मास्टर का संबंध है किससे? शतरंज से। शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर हमारे इंडिया में कौन हो गया? विश्वनाथन आनंद। और हम कहां पर रहते हैं? राजस्थान। तो राजस्थान का कौन हो गया? अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता। और अब हम कहते हैं महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? कोनेरो हम्पी। दूसरी कौन है? हरिका। और तीसरी कौन हो गई? वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू। सारे शतरंज पे आगे, तो ऑटोमेटिक हो गया। चेंज करना कर दे। ये रह के आगे। यही है। आगे रहो। फिर इसको करेगा कैसे? आगे रहा 7 नंबर। सात। सात सात 7 नंबर कर। हाँ देखिए, अंतरराष्ट्रीय थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए अगली बार। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। कौन सा? आईसीसी। अब एक एक चीज पे आ जाइए। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? दुबई। अब आईसीसी जैसा हमारे यहां पे होता है बीसीसीआई। बीसीसीआई कहां पर है? मुंबई। कहां पर है? मुंबई। और बीसीसीआई जैसा हमारे यहाँ पे राजस्थान में होता है आरसीए। आरसीए कहां पर है? जयपुर। तो कोई भी चीज पढ़ोगे तो उसका परिचय तो होना चाहिए। हो गया। और इसी प्रकार से हमें एशिया में रहते हैं, तो एशिया का कौन हो गया? एससीसीआई। एशिया का कौन सा हो गया? एससीसीआई। समझ गए? तो एससीसीआई में इसलिए बताया कि अभी हाल ही में जैसा इसका अध्यक्ष बना है। जैसा क्या बना है? अध्यक्ष। इसलिए चर्चा में था। समझ गए क्या मेरी बात? अब बोलो, दुनिया में कौन सा हो गया? आईसीसी। एक बार ध्यान दो, दुनिया में कौन सा हो गया? आईसीसी। भारत में कौन सा हो गया? बीसीसीआई। और एशिया में कौन सा हो गया? एससीसीआई। राजस्थान में कौन सा हो गया? आरसीए। अब एक तो हमारे दिमाग में फितूर बैठा हुआ है कि विश्व अलग है, भारत अलग है, राजस्थान अलग है। ये क्या होता है? क्या क्या होता है? अब खाली पढ़ने का एक तरीका है और कुछ नहीं। आगे आइए।
अब आईसीसी पुरुष T20 2024 के मतलब T20 2024 का विश्व कप होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो युवराज सिंह। अब मेरी एक अभी मैं उसमें बता रहा था, एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बोलो कौन सी? एक मैं अभी बात कर रहा था ना फाउंडेशन कोर्स के लिए, कि बोले अब भी स्टूडेंट को मैं समझाता हूं ना इतनी बड़ी बातें, तो भी यहां भी वो पूर्व धारणा से ग्रसित है। बोलो क्या? वो सिर्फ अपने आंसर पर ही उसका फोकस है कि मैंने आंसर किया, क्या यह सही है क्या, बाकी सीखता नहीं हो। मतलब मैं सब स्टूडेंट्स की जानता हूं अंदर की, कि मतलब यहां भी मैं युवराज सिंह बोलूंगा ना, खाली वो ये सुनना चाहता है कि मेरा क्वेश्चन सही हुआ या नहीं, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या ये क्या बोल रहा आगे पीछे, तभी तो वो सीख नहीं पाता। वो ये नहीं सीख पाता कि मेरे को इसमें क्या आ रहा था। मैंने तो एक ही रिजल्ट निकाला भाई साहब, कि खाली लड़का अपने आप को धुरंधर मानते हुए अपने आप को बर्बाद कर रहा है। अब मैं बताऊं, किसी ने युवराज सिंह लिख लिया हो ना, वो खाली खुश हो जाता है कि अब मेरे तो सही हो गया, बल्कि वो न तो उसका आगे पीछे वाली बात ही नहीं सुनी उसने उसने खाली उसका फोकस टोटली किस पर है कि वो ये सुनना चाहता है कि मेरे वाला क्वेश्चन सही हुआ या, ये कमी है। आगे युवराज सिंह हो गया, बोलो क्लियर है। अब अगली बात आ जाइए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, अगला देखिए, आठवां, भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने, अभी सुनीता विलियम्स ने बोइंग के स्टार लाइनर, मतलब जो जिस यान में वो गई थी उसका नाम है बोइंग का स्टार लाइनर, नाम है। जिस यान से गई थी उसका नाम क्या है? स्टार लाइनर। ठीक है, अंतरिक्ष यान से कौन सी बार गई है? तो ये कौन सी बार गई है? तीसरी बार। कौन सी बार? तीसरी। अब आया पहले, इससे पहले कौन गई थी? कल्पना चावला, और बाद में कौन है? सुनीता विलियम्स। ये लो, ये भारतीय मूल की होगी अंतरिक्ष यात्री। भारतीय मूल की क्या होगी? अंतरिक्ष यात्री होगी कल्पना चावला, और कौन सा? सुनीता विलियम्स। और सुनीता विलियम्स अभी कौन से बार गई है? तीसरी बार। और जो यान गया उसका नाम क्या है? स्टार लाइनर। कौन सा? स्टार लाइनर। तो स्टार लाइनर से गई है। आगे देखिए, अगला है क्वेश्चन, किससे? हम्म, अच्छा, इससे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री हो ही गया। अगला देखिए, म्यूजियम ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। म्यूजियम ऑफ, अब तुम कहोगे साहब ये म्यूजियम का क्वेश्चन कहां से लिया है? तो सुन लो, अभी 13 मई को म्यूजियम डे भी था। कोई भी दिन कुछ न कुछ होता है। मैं कह रहा हूं ज्ञान का एक अलग भंडार है अखबार, अखबार से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से चीज आ गई। बोलो, तो म्यूजियम कौन सा? म्यूजियम ऑफ जेम्स ज्वेलरी कहां पर है? जयपुर। म्यूजियम ऑफ जेम्स ज्वेलरी कहां पर है? जयपुर। अब आपको पता है जेम्स एंड ज्वेलरी का म्यूजियम यहां पे बना हुआ है। अब आपको यह भी पता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर फेमस है। जयपुर क्या है? फेमस है। तो यहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्क भी बना हुआ है, जेम्स एंड ज्वेलरी का सेज भी बना हुआ है। जेम्स एंड ज्वेलरी से सबसे ज्यादा आमदनी भी होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है? निर्यात के द्वारा क्या होती है? आमदनी भी होती है। यहाँ पर म्यूजियम भी है। बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तो जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर बात होगी। अब आया आरबीआई का म्यूजियम है ना, कहां पर है? कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। क्यों है? आरबीआई की जब स्थापना हुई थी, आरबीआई की क्या हुई थी? स्थापना। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तब उसका मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता में था। कब मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता। और फिर वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? मुंबई। ये लोग, इसलिए म्यूजियम आ गया। ये टोटल आपकी बात आ गई सारी चीज। पालड़ी काइट म्यूजियम, कौन सा? काइट, पतंगों का म्यूजियम कहां पर है? गुजरात। कहां पर है?
तो आपको पता है देश में सबसे बड़ा पतंग महोत्सव भी कहां पर होता है? गुजरात। पतंग महोत्सव भी कहां पर होता है? गुजरात। अब ऑटोमेटिक तीनों चीजें आ गई। जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए देश में कौन फेमस है जी? इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी का म्यूजियम भी कहां पर है? जयपुर। महोत्सव, सॉरी, अपन बोल रहे सेज भी कहां पर है? जयपुर। पार्क भी कहां पर है? जयपुर। सब कुछ आपका म्यूजियम भी कहां पर हो गया? जयपुर। ठीक है। दूसरा नंबर आरबीआई। आरबीआई की स्थापना हुई तब मुख्यालय कहां पर था? कोलकाता। इसलिए म्यूजियम कहां पर है? कोलकाता। और वर्तमान कहां पर है? मुंबई। तो मुंबई में हो गया। काइट महोत्सव कहां पर होता है? काइट महोत्सव कहां पर होता है? गुजरात। तो स्वाभाविक बात है उसका वो म्यूजियम भी कहां पर है? वहां पे। सारी बात आ गई। अगली अगला जो चीज है वो आगे देखिए। अब देखिए अगला। अगला है 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरण में किए जा रहे हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है। कौन सा? नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने लोक चरण में हो रहे हैं? 7। कितने चरण में हो रहे हैं? 7। अब ये कौन सी लोकसभा होगी? 18वीं। कौन सी लोकसभा होगी? 18वीं। अब चुनाव संपन्न कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग। कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अब राजीव कुमार हो गए चुनाव को। अब देश के चुनाव लोकसभा के कौन संपन्न करवाता है? चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। और हमारे यहाँ पे उसकी हेल्प कौन कर रहे हैं? प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चन उसके माध्यम से निकालते हो। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने क्वेश्चन आप निकालते हो। बोलो क्लियर है क्या? अब सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। बोलो कि 18। अब कईयों को तो वैसे भाई पढ़ रहा है, वोट भी दिया है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कईयों को ये नहीं पता कि 17वीं है, 18वीं है, 19वीं है, उसमें अटक जाएगा। तो पहला नंबर कौन सी होगी? 18वीं लोकसभा है। कितने चरण में चुनाव होंगे? 7। 7 चरण के बाद आपका नया परिणाम आएगा, जो भी आ जाएगा। अब चुनाव कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। और राज्यों में उसको सहायता देता है, वो कौन देता है? कौन? राज्य निर्वाचन अधिकारी। वो कौन है? तो प्रवीण गुप्ता। ये लो ऑटोमेटिक हो गया। आगे चलिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आगे वो देखिए। पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों का अधोगामी क्रम है। गैसों का अधोगामी क्रम है। नॉर्मल क्वेश्चन है। अधोगामी क्रम कई बार क्वेश्चन आता है। अधोगामी कौन सा हो गया भाई? ऊपर से नीचे। क्या? ऊपर से नीचे। तो अधोगामी क्रम है वो ऊपर से नीचे का देखिएगा। अब अपन बात कर रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले नाइट्रोजन। वायुमंडल में कितना हो गया? नाइट्रोजन 78% क्या हो गया? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन कितना? 21% ऑक्सीजन हो गया। बाद में ऑर्गन कौन सा हो गया? आर्गन 0.93 कौन सा है? ऑर्गन। बाद में CO2 0.03 कौन सा है? CO2। बाद में कौन सा? नियोन। कौन सा? नियोन। नियोन बाकी का बचा हुआ नियोन है। ये ओवरऑल गैस 1% में समाप्त हो जाती है। कितने में? 1। आगे क्या बोलो? तो ये आपका आंसर हो गया। कई बार जनरल, एकदम जनरल क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आया, जैसे एक बार सब इंस्पेक्टर में पूछ लिया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो 0.93, 0.03। एक बार आरएस में आ गया कि जैसे मैंने पूछा है ना, वैसे पूछ लिया वायुमंडल में गैसों का क्रम बताइए। गैसों का क्या बताइए? क्रम। अब कई भाई ऐसे पूछते हैं विश्व क्या होता है? तो विश्व ये क्या है? कई कहते हैं मेरे तो विश्व सिलेबस में नहीं है, विश्व क्यों पढ़ूं मैं? समझ रहे क्या? ये क्या है? जनरल है। आगे क्या बोलो? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन हो गया 78। कौन सा? ऑक्सीजन हो गया 21। ऑर्गन कितना हो गया? 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा हो गया? 0.3। बाद में छोटा मोटा 0.01 ये कौन सा? नियोन। ये क्रम हो गया। कौन सा? क्रम। तो अब आप देख सकते हो तो वायुमंडल के में क्रम हो गया। आगे देखिए। अच्छा, ये है ना। अब तुम कहोगे साहब ये करंट में आपने कैसे बता रखा है? ये करंट में इसलिए बता रखा है कि इन दिनों पेपर में आता है कि साहब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि। तापमान में वृद्धि हो रही है तो ग्लोबल क्या हो रही है? वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण तापमान में क्या होना? वृद्धि होना। और उस वक्त किसके कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से आता रहता है, तो इसलिए आपको बताया। बोलो क्लियर है? आगे चलिए।
ये है। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल काफी शब्द है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि साहब साइंस का क्वेश्चन है या कोई और का है, नॉर्मल है। एआई आज के परिप्रेक्ष्य में काफी क्या है, पॉपुलर शब्द है। एआई आज के परिप्रेक्ष्य में काफी क्या है, पॉपुलर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1956 में जॉन मैकार्थी ने किया। किसने किया? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने आपका किया। किसने किया? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने इसका किया। जनरल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल कौन सा हो गया? इंटेलिजेंस। समझ गए? तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन है यूएनडब्ल्यूटीओ। यूएनडब्ल्यूटीओ, अब एक बात तो सुनना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। समझ गए क्या? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, सुनिएगा 1 मिनट के। अब जैसे देखिए, दुनिया में ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ना? अरे दुनिया में काम कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बड़ी से बड़ी परीक्षा हैं, उनमें केवल यही क्वेश्चन आ जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। आ गया, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब दुनिया में मान लो ये यूएनडब्ल्यूटीओ काम कर रहा है, तो भारत में ऐसा कौन काम कर रहा है? आईटीडीसी। और राजस्थान में आपका कौन सा काम कर रहा है? आईटीडीसी। दुनिया को जोड़ सकते हो भाई। राजस्थान में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, इंडिया में इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, और दुनिया में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या? ये कॉर्पोरेशन काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई ना। तो एक पहचान आपकी चीज की होनी चाहिए। अब आओ, अब हम कह रहे हैं कि ये इन्होंने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई न कोई टूरिस्ट सेंटर को बेस्ट का अवार्ड देगा। कौन सा देगा? बेस्ट। बेस्ट कौन है? समझ गए? तो बेस्ट इन्होंने कौन से गांव को 2023 का गांव का अवार्ड दिया है? बताइए। धोर्डे, गुजरात को। कौन से को? धोर्डे को। अब माणा गांव आपने बोला, वो देश के अंतिम गांव, पहला गांव जो भी कुछ होता है वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। वो तो एक अपने भारत सरकार ने घोषित किया था। ये अभी टूरिज्म ने कौन से गांव को दिया? धोर्डे को। एक बार मैं ये नहीं कह रहा, तुम लोग बहुत से कई दिनों से पढ़ रहे होंगे, कुछ भी पढ़ रहे होंगे, वो राजस्थान में आप लग रहे थे, वो सबको आते हैं, सब उस पे ये जो घमंड है ना, वो उसका ही है। लेकिन वो 10 एक क्वेश्चन ही आपको क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। और जनरल है सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन किसका हो गया? टूरिज्म। आगे आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे हम बात करें तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन। अब माणा का आ गया, उसके बाद कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सी नदी पर बना हुआ है? विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये आपको बताना है, कौन सी नदी पर बना हुआ है? बोलिए। चिनाब पर, बिल्कुल सही है। चिनाब में, कश्मीर में बना हुआ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। अब देखो, चिनाब पे। अब ये आजकल ये ज्यादातर पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी सुरंग है, कौन सा तेल है, ये है पुल है, ये सब बन रहा है। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ? चिनाब पे। कौन सी पे? चिनाब। अब अथवा तपड़ 1 मिनट लगेगी, काम कर देंगे। सिंधु नदी बेसिकली हमारे भारत से कहां से निकलती है? बताइए। मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर तिब्बत। मानसरोवर तिब्बत से आपकी निकलती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। और ये एक्चुअली ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका? ट्रांस। अब कोई पढ़ता है तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है भारत? ट्रांस हिमालय का भाग है। हिमालय के अलग अलग भाग है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमालय के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो हिमालय में ट्रांस हिमालय का भाग है। पर्टिकुलर स्थान बोले तो कौन सा है? तिब्बत। कौन सा? तिब्बत। मानसरोवर तिब्बत। ये अपना ऊपर का मैप है। ऊपर का क्या है? मैप।
ये मैप है ऊपर का, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर का मैप है, ये तिब्बत आ गया। कौन सा आ गया? तिब्बत। यहां से ये निकली, कहां से निकली? यहां से, और यहां से निकल करके ये पाकिस्तान में आ रही है। कहां पर आ रही है? पाकिस्तान आ गई क्या? पाकिस्तान में आ गई। पाकिस्तान में अरब सागर में गिर, इधर की साइड में कौन से में गिर रही है? अरब सागर। ये लो गिर गई। अब सुनना, तो ये नदी निकली तो कहां पर? बोलो, इंडिया की साइड से, और गिर कहां पर रही है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे इस नदी का, तो ये तो सिंधु होगी, सिंधु नदी होगी। सिंधु नदी की सहायक नदी है वो आपकी झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास, सरस्वती। ये नदियां इसकी सहायक नदी है। अब सुनना, ये नदी इसकी सहायक नदियां ऐसा है, समझ गए? अब सरस्वती नदी को सिंधु की माता कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंधु की माता। सिंधु की माता किसको कहा गया? सरस्वती को। अब इन सब को मिला दो ना, तो इसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। हिस्ट्री में क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु। ये लो, और इसलिए हम हिस्ट्री शुरुआत करते हैं वेदों से, तो सबसे ज्यादा कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? तो सिंधु नदी। अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट होते क्या है ये बताओ। आ गया सबसे ज्यादा सप्त सिंधु प्रदेश हो गया, और सिंधु की माता कौन सी होगी? सरस्वती। सरस्वती क्या होगी? लुप्त होगी, ये होगी लुप्त हो गई। अब हम बोलना चाह रहे हैं, अब हमारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो सिंधु नदी का भी क्या हुआ? बंटवारा। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ। कौन सा हुआ? सिंधु जल समझौता 1960 में। 1960। इधर कौन था? नेहरू, और इधर कौन था? अयूब। कौन था? अयूब। हो गया। अब इन्होंने बंटवारा किया, तो सिंधु तो थी। अब सिंधु की सहायक नदी है ना, कौन सी? झेलम, और ये चिनाब, और इधर सतलज, और ये रावी, और ये व्यास। अब ये 5 क्षेत्रों का समूह है ना, पंजाब है। क्या है? पंजाब। अब ये आधा पंजाब तो दे दिया पाकिस्तान को, तो ये तो हो गया पश्चिमी पंजाब, और इधर कौन सा हो गया? पूर्वी पंजाब। ये भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आ गया क्या? इसलिए झेलम है ना, झेलम नदी तो किसकी है? पाकिस्तान की। लेकिन हमारे यहाँ पे कश्मीर से जा रही है ना सारी, तो वहां पर हमारे यहाँ पे ऊंचा पुल बना हुआ है। आ गया। अब इसको ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सब कुछ है, हमारे पानी का बंटवारा भी है, सारी चीजें। तो ये टोटल आपकी बात आती है। बोलो, क्लियर है? आगे चलिए। हाँ, क्या है? कर दिया? कर दिया क्या? आंसर दे दे। अगला देखिए क्या हो रहा है, जा ही नहीं रहा। अब देखिए अगला, एशिया की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी? स्वच्छ नदी कर्णावती है। केन कहां पर स्थित है? कर्णावती। अब सुन लो, मेरा एक भी क्वेश्चन है वो एक्चुअली तुम्हारी किताबों का नहीं है, सारा अखबार का। अब तुम्हारा मास्टर है, या तुम जिससे भी पढ़ते हो, या जो भी गाइड पढ़ते हो, चाहे तुम कितनी भी बांचो, क्या फर्क पड़ता है? अब तुम उसमें पढ़ रहे हो कि नदी इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, जाने दो, कौन पूछता है तुम्हारे को? तो हमने बताया ना कि वो 5 साल के पढ़कर के भी अनपढ़ हो गया। अरे 5 साल पढ़कर के भी क्या है? अनपढ़ है। वो तो मैंने अभी भी बोला, जो फाउंडेशन में आपको स्पष्ट शब्दों में बताया, वो तो वर्णनात्मक तैयारी कर रहे हो आप। कौन सी तैयारी है? वर्णनात्मक। ये लो, तो ये कौन सी नदी है? स्वच्छ। आज हमारा स्वच्छता का संदेश है, तो स्वच्छ नदी की बात चल रही है। तो एशिया की स्वच्छ नदी कौन सी है, जरा बताएं। तो ये बेसिकली कर्णावती नदी है। कौन सी? कर्णावती। यानी इसको केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन। और केन बोलते हैं मंडला, मध्य प्रदेश में। मंडला, मध्य प्रदेश। आ गया। और सुन लो, ये पुअर है ना, पुअर। पुअर केरल में है। रिवाई कहां पर है? मेघालय में। तालकोना यहाँ पे। पुअर, पुअर अभ्यारण्य भी है। पुअर क्या है? अभ्यारण्य। अब आप इंडिया के अभ्यारण्य पढ़ते हो, ये भी स्वच्छ अभ्यारण्यों में आता है। तो अभ्यारण्य नहीं पढ़ते क्या? सेंचुरी। अब सेंचुरी इंडिया की कोई याद होती है कि कितनी सेंचुरियां हैं, लेकिन कोई हाईलाइट होती है, वो पूछ लेता है। तो पुअर है ना, सुन लो, पुअर द्वीप भी है। पुअर क्या है? द्वीप। और पुअर द्वीप कहां पर है? केरल में। और पुअर अभ्यारण्य। ये आ गया। तो ये आपका हो गया मंडला।
कौन सा? मडला। आगे चलिए। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अब ये 15 क्वेश्चन थे। जनरल, अब मेरी बात को, वो फाउंडेशन वाली बात को जरा सुनना। मैंने क्या बोला? पेपर का नाम होता है जनरल स्टडी। कौन सा? जनरल। अब ये जनरल स्टडी होता है और अवेयरनेस होता है, समझ गए क्या? जागरूकता। अब एक बात कहो, इसमें ज्योग्राफी की भी बात आई, इसमें हिस्ट्री की भी बात आई, इसमें पॉलिटिकल की भी बात आई, सारी बातें कौन सी आई? जनरल। क्या आई? जनरल। अब तुम जो पढ़ रहे हो वो तो विषयों का अध्ययन पढ़ रहे हो, जो BA MA में पढ़ते थे वापस वही पढ़ रहे हो, तो कौन पूछता है उसको? फैसला तैयार है, वहीं पे पढ़ रहे। अरे भाई, कौन सा विषयों का अध्ययन पढ़ रहा है? तो मैंने पहले लाइन में क्या बोला? मैंने बोला जो आपका बेस होगा उस पर ये टिकेगा। ये अब आया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो देखिएगा, अब पहला प्रश्न तो है, ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF। CISF हो गया। CISF अर्धसैनिक बल हो गया। अब CISF बेसिकली हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम और बड़े निजी उपक्रम और अभी हाल ही में संसद पर हमला हो गया, तो संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब एक बात पे ध्यान, अब पहला तो ऐसे नहीं, मैंने ये बोला वही पूर्व मानसिकता है, खाली एक ही चीज है, नीना सिंह कर दिया अपने आप में खुश हो गया। होता क्या है? बस खाली नीना सिंह लगाया खुश, यही तो कमी है। 5-5 साल लग जाते हैं। सवाई सिंह वैसे नहीं कह रहा, हकीकत में कर रहा हूं मैं, सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री सारे में एंट्री हूं मैं, लेकिन मैंने परीक्षा, मेरे को गर्व होता है, परीक्षा पहली बार में पास करी मैंने, क्योंकि मेरे को पढ़ना आ गया कि कहानी क्या है। और ये ना तुम्हारे जितना ये नदी नाले हमने तो पढ़े ही नहीं। ये तेजाजी बाबू जी जो गीत गाते रहते ना बहुत गहराई से, कोई नहीं पढ़ा। हमने तो स्टूडेंटों ने पढ़ा दिया। ये ज्यादा पूछते हैं तो वो पढ़ना पड़ता है, बाकी पढ़े ही नहीं, बस जनरल अखबार पढ़ के पास हो गए। परंतु उसको तरीका क्या होता है कि आपका बेसिक क्या होना चाहिए? ठीक। अब आइए, तो सबसे पहले तो CISF होता क्या है, समझ गए? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल होता है, जो हमारा देश का अर्धसैनिक बल है। अब इसमें सार्वजनिक उपक्रम जान गए कि पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकार के अंडरटेकिंग है, जैसे चाहे बैंक हो, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, चाहे आपका रेलवे, ये सारी चीजें हो, जितने भी उद्योग हैं सरकार के, उनकी सुरक्षा करता है। दूसरा, आपको पता ताज होटल में वो बम कांड हो गया था ना, ताज होटल में एक बार आतंकवादी हमला हो गया था, तो उसके बाद ये बड़े निजी उपक्रमों की भी रक्षा करता है। और अभी संसद पर हमला हो गया था, इसलिए कौन सा संसद की भी क्या करता है? सुरक्षा। तो ये तो इसका काम, समझ गए? अब ये इसके अध्यक्ष जो बनी है अभी, नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह। आ गया। अब नीना सिंह के बारे में देखिए, नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला IPS है, प्रथम महिला IPS राजस्थान की। देश की कौन है? किरण बेदी। अब ऑटोमेटिक हो गया, मतलब ये नीना सिंह एक्चुअली राजस्थान कैडर की हैं, और राजस्थान कैडर की हैं तो राजस्थान की पहली महिला IPS है। राजस्थान की क्या है? पहली महिला IPS। तो देश में पहली महिला IPS कौन हो गई? किरण बेदी। अब आओ, ये तो हो गई तुम्हारा ये क्वेश्चन, बोलो क्लियर हो गया क्या? नीना सिंह के बारे में 2 क्वेश्चन और हो गए। अब उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव रही है। अब देखिए, उषा शर्मा कौन सी पहली मुख्य सचिव राजस्थान की कौन रही? उषा शर्मा। और दूसरी कौन रही है? राजस्थान की पहली मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह। और दूसरी कौन थी? उषा शर्मा। और इधर ये किरण बेदी। देश की पहली महिला IPS कौन हो गई? किरण बेदी। और हमारे राजस्थान की कौन सी होगी? नीना सिंह। कितने क्वेश्चन बनते देखो ऑप्शन को। लेकिन बताओ, यहां भी प्रश्न कर रहा था, खाली नीना सिंह लगाते खुश। घमंड को तोड़ो कसे, घमंड रूपी राक्षस आपको खा जाएगा।
अच्छा करते हो, बढ़िया बात है, लेकिन चीजें क्या बहुत सी कुछ सीखनी होती है। अगली बात, ऐसे 4 ऑप्शन है, बोलो। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। दूसरी, पहली कौन थी? कुशल सिंह। तो राजस्थान की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन थी? कुशल सिंह। दूसरी कौन थी? उषा शर्मा। देश की पहली महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। तो दूसरी इधर राजस्थान की कौन है? नीना सिंह। और नीना सिंह को वैसे बता दी। क्वेश्चन है। आगे अगला देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अरविंद पनगड़िया बने। अब 16वां वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड होगा 2025 से 2030, मतलब ध्यान से सुनिए, इसकी जो रिपोर्ट मानी जाएगी वो कब से कब तक की मानी जाएगी? 2025 से 2030। अब आया अरविंद पनगड़िया 16वें के रहे। कौन से के? 16वें। अब सौभाग्य पहले का कौन रहा? प्रथम केसी नियोगी। केसी नियोगी। और केसी नियोगी बेसिकली आपका 1952 से 1957, यहां से कहानी शुरू। पहला 1952 में बना था और उसकी पहली रिपोर्ट 5 साल तक 57 तक रही। और अब 2025 से 30 तक किसकी रहेगी? किसकी रहेगी भाई? अरविंद पनगड़िया की। अरविंद पनगड़िया इसके अलावा हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा के हैं। राजस्थान में कहा के हैं? भीलवाड़ा। और बेसिकली आपके नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी रहे। पटवारी में क्वेश्चन आया था। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। ये लो क्वेश्चन हो गया। अरविंद पनगड़िया का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा से है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो पहले उपाध्यक्ष रहे। और इधर आपका अभी वित्त आयोग के क्या बनाए गए? अध्यक्ष। और पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? नियोगी। इनकी रिपोर्ट कब से कब तक होगी? 2025 से 2030। आगे अगला, राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया सुधांशु पंत को। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल भी काफी पूछे हमने क्वेश्चन, देखिएगा। अब आइए, सुधांशु पंत आपके मुख्यमंत्री मुख्य सचिव, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है सीएम। नियुक्ति कौन करता है? सीएम द्वारा। नियुक्ति सीएम करता है। तो सीएम के द्वारा नियुक्ति होती है। कार्यकाल अस्थायी होता है। कार्यकाल अस्थायी होता है। ये लो और सुन लो, प्रथम कौन थे? के राधाकृष्ण। और पहले राजस्थान मतलब 1900 कब हुए? 1949 से 56 तक है ना, केंद्र सरकार नियुक्त करती थी, केंद्र सरकार। और 56 में पहली बार राज्य सरकार। कौन, किसको नियुक्त किया गया? पुरी को। क्या नाम है उसका? पुरी को। पुरी नाम है ना उसका, क्या तो नाम पुरी का नाम है। अब देखिए, ये लो टोटल। अब मैं फिर बोल रहा हूं, जब हमारा मुख्य सचिव का पद बना था ना, तो 1949 में बना था। 1956 तक इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। कौन करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। 56 में पहली बार इसकी नियुक्ति कौन करने लग गया? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त पहला व्यक्ति था किशन पुरी। पहला मुख्य सचिव कौन था? किशन पुरी। और वर्तमान कौन है? सुधांशु पंत। और नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी, कब भी हटाया जा सकता है। ये लो आ गया। अगली बात देखिए, अब देखिए 20 तक की क्वेश्चन कराएंगे तो आपका भी लंबा टाइम हो गया, बाद में आगे ध्यान रखें। विश्व के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला शासक कौन सी रही है? महिला शासक कौन सी रही है? पहली, विश्व की सबसे महिला, तो शेख हसीना। अब देखिए इस पे भी, विश्व की पहली महिला शासक कौन रही है? शेख हसीना। इसमें क्या हो गया? इसको क्या करें? ये यार क्या गया? देख राइस को, हाँ
पहली महिला शासक कौन रही है सबसे ज्यादा, देखिएगा 1 मिनट तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको महिला शासकों के बारे में वैसे बता रहा हूं। विश्व देश में भारत में पहली महिला शासक रजिया सुल्तान रही है। भारत की पहली महिला शासक कौन सी रही? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, समझ गए क्या? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। एक बात, भारत की प्रसिद्ध महिला शासक रानी दिद्धा, रानी दिद्धा कहां की? कश्मीर की। कश्मीर की शासक कौन थी? रानी दिद्धा, समझ गए। और भारत दुनिया की पहली प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडार नायके, श्रीमाओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की थी। मतलब दुनिया की पहली प्राइम मिनिस्टर महिला कौन थी? श्रीमाओ भंडार नायके। कहां की? श्रीलंका। कहां की? श्रीलंका। इससे कंपेयर कर सकते हो हमारी भारत की प्रधानमंत्री कौन हो गई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, बोलो क्लियर है क्या? तो भारत की प्रधानमंत्री कौन हो गई? इंदिरा गांधी। और फिर हम कह रहे हैं कि देश की दुनिया की सबसे बड़ी शासक, शासन प्रमुख कौन हो गई? राष्ट्रपति कौन है? शेख हसीना वाजेद। वहां की है शेख हसीना वाजेद। ये कहां की? बांग्लादेश। कहां की? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश होगी। तो वहां की राष्ट्रपति शेख हसीना वाजेद है, वो दुनिया की सबसे। और शेख हसीना वाजेद की पार्टी का नाम क्या है? तो आवामी लीग। आवामी लीग, समझ गए। और हमारी पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो गई? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। तो सब चीजों को निकाल सकते हो। अब आपको एक पकड़ आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अब 20वां नंबर क्वेश्चन है, वो देखिए। एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान में कितने उत्पाद चयनित है? एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान में कितने उत्पाद, दे दिया क्या वो? इनको दे दे। एक जिला एक उत्पाद में कितने उत्पाद चयनित हैं? तो इसमें 41 उत्पाद हैं। कितने हैं? 41। तो ये 41 उत्पाद इसमें चयनित। अब सुनो, एक जिला, बात को समझिए। क्वेश्चन ये नहीं है एक जिला और एक उत्पाद का मतलब क्या है, तो ये निर्यात से संबंधित है। क्वेश्चन आता है निर्यात। अरे निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, किसको बढ़ाने के लिए? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक जिला और एक उत्पाद, निर्यात। एक्सपोर्ट समझ गए क्या? जिले का, भाई हर जिले का एक उत्पाद महत्वपूर्ण बनाओ जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। अब तुम्हारे 41 छोड़ दिया, कुछ नहीं दिया, केवल इतना दिया कि एक जिला उत्पाद का संबंध किससे है? तो निर्यात बढ़ाने को, एक्सपोर्ट को बढ़ाने को लेकर, समझ गए। इसमें 41 उत्पाद है, मतलब समझिए। जैसे उदाहरण है, मान लो जयपुर है। जयपुर को इन्होंने कहा कि साहब जयपुर में ब्लू पोट्री को बढ़ाया जा सकता है। जयपुर में किसको बढ़ाया जा सकता है? ब्लू पोट्री। आपका जैसे बोला अलवर में, अलवर में आपका कौन सा? ऑटो पार्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। कौन से को? ऑटो पार्ट्स। समझ गए क्या? ऑटो पार्ट्स को बढ़ाया जाता है। किशनगढ़, अजमेर में मार्बल को बढ़ाया जा सकता है। अजमेर में किसको? मार्बल। और इसको बढ़ाया जा सकता है। ऐसे इन्होंने उत्पाद फिक्स किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों इसमें तो कुछ और है, लेकिन आपका आज का टाइम थोड़ा लंबा है। लेकिन अब मैं आपको आगे की टाइम बता रहा हूं। देखो, एक तो हमारा फाउंडेशन वाला है, उसको थोड़ा समझ करके विचार करें, आप अपने लिए या अपने साथियों के लिए, किसी के भी लिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज का तो कोई मुकाबला भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट सीरीज की 60 टेस्ट सीरीज आपकी है, तो वो तो आपका दिशा ही बदल देगी। समझ गए मेरी बात को? अगली टेस्ट सीरीज आपकी 11 बजे होगी, और 11 से 1 बजे तक तो अब उसमें डिस्टर्बेंस नहीं सुनेंगे, क्योंकि पहला कोई को जैसे इच्छा हो तो आए, नहीं इच्छा हो तो वो तो मैंने नोट्स में भी लिख दिया था, इसमें भी आपको लिख के दिया है कि जो लड़का प्रतिबद्ध नहीं है उसका कोई लेना देना नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो सीख ही नहीं पाता। तो 11 से 1 बजे तक टेस्ट दे, 15 मिनट आपका जो टेस्ट पहले दे दिया चुपचाप बाहर चला जाए, अपना चाय पानी पिए, 1 बजे 1:15 बजे वापस आ जाए। 1:15 बजे से जो भी 15-20 क्वेश्चन जो भी करंट के होंगे वो आपको समझाए जाएंगे, करंट के माध्यम से, सब्जेक्ट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो वो चीज आपको फायदा देगी। बाकी अदर क्वेश्चन, जैसे आपको आंसर शीट पकड़ाई है अभी, कौन सी? आंसर। इस आंसर में आपको कोई ऑब्जेक्शंस लगे, क्या लगे? ऑब्जेक्शंस। तो ऑब्जेक्शंस लगे तो उसको अगली बार तुम मेरे पास लेके आओगे, तो लेके आओगे तो पिछले आंसर्स का ऑब्जेक्शंस को सॉल्यूशन कर देंगे। भाई सॉल्यूशन कर देंगे कि साहब ये हो, क्योंकि
मानवीय भूल है, कोई भी भूल हो सकती है, तो उसमें छोटा मोटा कोई लग जाता है तो लग जाता, तो उसको ऑब्जेक्शन को लेके आओगे साहब मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन होना आंसर होना चाहिए, तो अगली बार पहले उसकी समीक्षा करा, पहले उनको समझा देंगे, बाद में उसको करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और जो स्टूडेंट केवल सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए कुछ आए थे, कोई भी आए, तो वो उसका शाम को कल 4 बजे वापस डेमो है, तो 4 बजे 5 बजे तो वो कर सकता है। ये सारा प्रोग्राम बता दिया। नमस्कार, बहुत बहुत